हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे बेसिकली कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमने ऑलरेडी एक चैप्टर खत्म कर दिया है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके सिलेबस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं किया है। तो पहले आप सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर देख लीजिए और फिर उसके बाद आप ये फर्स्ट चैप्टर, या जैसे आपको देखना हो तो आप ये फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में से ऑलमोस्ट सब कुछ, ऑलमोस्ट क्या सब कुछ ही गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया है। सिर्फ फर्स्ट टॉपिक रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लाइक व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेरे हिसाब से तो ये भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, या रखना ही था तो सब कुछ रखते, सब कुछ उड़ा के ये रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। बट ठीक है, ये रिड्यूस्ड पोर्शन जो है ये सिर्फ इस साल के बैच के बच्चों के लिए है, 2020-2021 के बैच के बच्चों के लिए है। जो आने वाले बैच के बच्चे होंगे उनके लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर हम वीडियो पर डिस्प्ले करेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, तब तक के लिए हम जो आपका रिड्यूस्ड पोर्शन है गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि पहले एग्जाम में उसी चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। एक्स्ट्रा पोर्शन भी हम कवर करेंगे जैसे हमारे पास टाइम बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करें सेशन के साथ। एक मिनट, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए यूट्यूब पर ज्ञान लैब सर्च कीजिए और ज्ञान लैब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक कर देना। प्लीज शेयर योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियोज विद एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट. Alright dear students, so let's start with your introduction of the chapter. The name of the chapter is Living World and what is discussed in the introduction. हमको introduction में क्या बताया गया है? Planet Earth is made up of abiotic and biotic components. हमको यहाँ पर दो words use किए गए हैं। कौन से दो words use किए गए हैं? Abiotic and biotic components. What do we mean by abiotic? Abiotic means non-living organism and biotic means living organism. देखो, bio मतलब क्या होता है? Organism, living organism, ठीक है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लॉजी मीन्स स्टडी। तो आप बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो? यू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अबायोटिक जब मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाता है? दैट दे आर डिस्कसिंग अबाउट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी चीज़ के आगे जब ए लग जाता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल, बायोटिक अबायोटिक, एरोबिक एंड एरोबिक, तो जब किसी भी पर्टिकुलर वर्ब के आगे ए लग जाता है तो वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हमको क्या बताया जा रहा है? दैट प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। हमारा जो अर्थ है इसमें दोनों कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, द बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑब्वियसली द लिविंग बींग्स प्रेजेंट अराउंड अस। क्या बोला गया हमको यहाँ पर कि जो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ऑब्वियसली द लिविंग बींग्स। मतलब हमारे प्लैनेट में जो दो चीज़ें हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट, तो उसमें से जो बायोटिक कंपोनेंट है वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी आ सकते हैं, प्लांट्स भी आ सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं। तो पता कैसे किया जाए कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? The question is why do we call them living and how do they differ from non-living? जो मैंने अभी आपको बोला कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कौन सा ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है? लाइक इज देयर अ पर्टिकुलर डेफिनेशन और इज देयर अ पर्टिकुलर फ्लो चार्ट विच वी नीड टू फॉलो टू अंडरस्टैंड कि लिविंग कौन सा होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। अब आपको जो फर्स्ट पार्ट, मतलब आपके इस चैप्टर में हमको सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स ही पढ़ने हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ में कुछ आपको इंपॉर्टेंट 4 से 5 पॉइंट्स दिए गए हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी को समझने के लिए। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? द लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस्ड और बॉर्न हैज़ टू सर्वाइव। अब सबसे पहला पॉइंट हमको क्या बोला गया है कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मतलब प्रोड्यूस होता है या रिप्रोड्यूस होता है या पैदा होता है, तो उसको सर्वाइव करना पड़ता है। मतलब अगर वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स इट डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू सस्टेन द एनवायरनमेंट, और वो ऑर्गेनिज्म फिर लिविंग कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। ओके, सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी पैदा होता है उसको जीना पड़ता है। ओके, फॉर सर्वाइवल, अब अगर जीना है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइव करना है तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इट नीड्स एनर्जी,
एंड मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो उनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए अलग अलग काम करने के लिए। जैसे कीड़े मकोड़ों को एनर्जी चाहिए खाना इकट्ठा करने के लिए, ह्यूमंस को एनर्जी चाहिए डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए, प्लांट्स को एनर्जी चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। सो ऐसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कैसे मिलती है? विद द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल मॉलिक्यूल्स, जो आप बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कौन से केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेसिक केमिकल मॉलिक्यूल्स कौन से एनवायरनमेंट में? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये 4 केमिकल मॉलिक्यूल्स से ही आपके बाकी सारे बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, सो फॉर एनर्जी इट हैज टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। अगर हमारे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए तो उसको कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? यस, आपने पढ़ा होगा ये 10th स्टैंडर्ड में। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट, हमने ऐसा पढ़ा है कि जो भी खाना हम खाते हैं उसको डाइजेशन को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब द डाइजेशन ऑफ द फूड इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो आपका आंसर 8th या 9th के हिसाब से देखा जाए तो इट इज करेक्ट, लेकिन अब आपका लेवल बढ़ गया है, अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो अब आपको अपने आंसर को भी इम्प्रोवाइज करना है। सो अगर आपको पूछा जा रहा है कि मेटाबॉलिज्म को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यू विल से दैट मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंथेसिस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। शॉर्ट में समझाऊं तो मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब बहुत सारे बच्चों के सर पर क्वेश्चन मार्क आ गया होगा, अरे मैम हमने आपसे मेटाबॉलिज्म का मतलब पूछा, आपने तो और 2 नए वर्ड्स बता दिए, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब ये क्या होता है? सो लेट अस अंडरस्टैंड। मेटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? देखो, मेटाबॉलिज्म 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मतलब अगर आपको ट्री डायग्राम बनाने बोला तो ऊपर आप लिखोगे मेटाबॉलिज्म और उससे 2 ब्रांचेस निकल रही है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब मैं बच्चों को कैसा ट्रिक बताती हूँ याद रखने के लिए। देखो, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन रिमेंबर। चीज़ें समझ में तो आ जाती हैं, जब टीचर पढ़ाती है तो सब समझ में आ जाता है, लेकिन याद नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन है। तो चीज़ों को याद कैसे रखा जाए? अब कैटाबॉलिज्म में सी है और हमको कैटाबॉलिज्म का डेफिनेशन क्या बताया गया है? दैट ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो सी से कैटाबॉलिज्म आता है और सी से कटिंग। ओके, तो ब्रेकिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को काटना या छोटा छोटा कट करना, तोड़ना। तो कैटाबॉलिज्म में आप क्या करते हो? आपने जो बड़ा बड़ा निवाला खाया है, आपने जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल अपने बॉडी के अंदर डाला है, आप उसको कट करते हो, उसको ब्रेक डाउन करते हो और उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं हम उसको? कैटाबॉलिज्म। लेकिन सिर्फ फूड को ब्रेक डाउन करके सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे क्या? नहीं। समझो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ कि आपको क्ले से कोई टॉय बनाने बोला है, मतलब क्ले से आपको साइकिल बनाने बोला है या मोटर बाइक बनाने बोला है या कोई भी मूर्ति बनाने बोली है, लेकिन वो क्ले ऑलरेडी यूज्ड है। मतलब समझो मैंने क्ले से गणपति भगवान की मूर्ति बनाई और अब उसी क्ले से तुमको साइकिल बनाना है, तो तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? उस मूर्ति को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब जो मटेरियल, जो क्ले ऑलरेडी यूज्ड है, तुमको पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो तुम क्या कर रहे हो? जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक करके कैटाबॉलिज्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कैटाबॉलिज्म कर रहे हो। अब सिर्फ ब्रेक करने से तुम्हारा साइकिल मिल जाएगा क्या? नहीं, अभी तो हमने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अब इसमें से हमको नया स्ट्रक्चर बनाना है जो हमको चाहिए। एग्जैक्टली यही होता है मेटाबॉलिज्म में। आपने रोटी खाई, मतलब आपने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल अपने पेट में डाला, तो पहले कैटाबॉलिज्म हुआ, मतलब हमने अपने रोटी को ब्रेक डाउन किया, क्योंकि रोटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अब उस रोटी में से मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी? पहले मैंने जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन किया, अब उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल से मुझे जो चाहिए मैं वो मटेरियल बनाऊंगी। तो ब्रेक डाउन करने वाले प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, कटिंग। और वो जो ब्रेक डाउन करके जो हमको चीजें मिली है उसको जोड़ के आप नया प्रोसेस बना रहे हो, मतलब नया मटेरियल बना रहे हो, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। मतलब इधर देखो, ये आपका फूड मटेरियल है, आपने इसको ब्रेक डाउन किया। क्या किया आपने? इसको चॉप 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 ऐसे ब्रेक डाउन किया, तो ऐसे छोटा 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 हमको ब्रोकन फूड मटेरियल मिला। मतलब ये मेरा रोटी था, मैंने इस रोटी को ब्रेक डाउन किया पेट में डालने के बाद। कैसे पेट में डाल के ब्रेक डाउन होता है? अलग अलग एंजाइम्स की मदद से। आपने पढ़ा है अमाइलेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। आप इसके बारे में पढ़ोगे फिर से 6th चैप्टर में, सो डू नॉट वरी। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको आपने ब्रेक डाउन किया, मतलब क्या किया? कैटाबॉलिज्म किया। अब कैटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म करके मुझे डायरेक्ट प्रोटीन मिल रही है क्या, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है क्या, नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ ब्रेक डाउन किया है। अब ब्रेक डाउन करके मुझे क्या बनाना है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मुझे कार्बोहाइड्रेट बनाना है, प्रोटीन बनाना है और ऐसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बनाने हैं। तो अब ये जो ब्रोकन डाउन प्रोडक्ट है इसको मैं वापस इकट्ठा जोड़ूंगी ताकि मुझे क्या मिले, नया मेरा मॉलिक्यूल मिल सके, दैट इज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। मतलब मेरे पास कॉम्प्लेक्स फूड था, इस फूड में सब कुछ है लेकिन मुझे वो निकालना पड़ेगा उसके अंदर से, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। सो मैंने फूड को खाया, उसको ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन किया मतलब क्या किया, कैटाबॉलिज्म किया। कैटाबॉलिज्म करने के बाद मेरा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में बदल गया। अब इसी सिंपल फूड को मैं वापस से जोड़ूंगी, पहले तोड़ूंगी और फिर उसको अपने हिसाब से जोड़ूंगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। सो बेसिकली इन दोनों को मिला के क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स एंड एनाबॉलिज्म इज सिंथेसिस और मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आप ओल्ड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हो, यहाँ पर आप न्यू मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हो। सो कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स एंड एनाबॉलिज्म इज मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, और दोनों प्रोसेस को मिला के बनता है मेटाबॉलिज्म। अब इतना प्रोसेस करना है, अगर मतलब मुझे फूड को कट करना है, कट करने के बाद उसको वापस नया बनाना है, नया शेप देना है, नया स्ट्रक्चर देना है, तो इतना सब प्रोसेस करने के लिए हमारे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। और एनर्जी अगर चाहिए तो हमारे ऑर्गेनिज्म को मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। मतलब बात तो वही हो गई, पहले मेटाबॉलिज्म करो तो एनर्जी मिलेगी। कैसे मिलेगी एनर्जी, यहाँ पर ये जो हमने चीज बनाई है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एटसेट्रा एटसेट्रा, इससे हमारे सेल को एनर्जी मिलती है। तो आपको मेटाबॉलिज्म करना है ताकि आपको एनर्जी मिले, लेकिन मेटाबॉलिज्म करने के लिए भी पहले से तो एनर्जी होनी चाहिए। तो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। आप मेटाबॉलिज्म करते जाओ, एनर्जी मिलते जाएगी और वही एनर्जी आप यूज करते जाओगे आगे का मेटाबॉलिज्म करने के लिए। तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है, हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्योंकि अगर मैं समझो मेरे पास एक बेंच है, उस बेंच को मैंने 10 साल तक एक ही कमरे में छोड़ दिया, तो 10 साल के बाद जब मैं दरवाजा खोलूंगी तो क्या मुझे उस बेंच से एक छोटी सी कुर्सी रिप्रोड्यूस होके मिलेगी, नहीं। ऐसा नहीं है ना कि बेंच से मुझे कोई नया चीज मिले। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पॉसिबल है और ना ही वो बेंच साइज में बढ़ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग इट? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म कर रहा है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो हम आज के सेशन में क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लिविंग, ये ऑर्गेनिज्म, आपके पास मैंने कोई ऑर्गेनिज्म दिया है और वो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्राइटेरिया क्या होगा चेक करने के लिए कि वो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करता है कि नहीं करता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये समझ में आया? ऑलराइट। अब आपको सेकंड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस दिन से पैदा होता है उस दिन से वो ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाता है। सो फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिजम्स शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये अनलिमिटेड टाइम तक नहीं होता है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो जिस दिन से मैं पैदा हुई हूं उस दिन से लेकर मेरी प्यूबर्टी तक, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक मेरे बॉडी की हाइट बढ़ रही थी या मेरे बॉडी की ग्रोथ हो रही थी। सो आगे क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, दिस ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस। ये ग्रोथ क्या होता है, ये एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब कि एक बहुत ही डिस्क्राइब्ड प्रोसेस है। मतलब आप ऐसे ग्रोथ को एक ही टर्म्स में या एक ही लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते। ग्रोथ अलग अलग तरीके की होती है। फिजिकल ग्रोथ होती है मतलब बॉडी का बढ़ना, मेंटल ग्रोथ होती है मतलब आपका ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल ग्रोथ होती है आपके बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, सोशल ग्रोथ होती है जब आप सोसाइटी में जाकर लोगों से मिलते जुलते हो। तो ग्रोथ बहुत सारे अलग अलग टाइप की होती है। लेकिन अगर मैं फिजिकल ग्रोथ की बात करूँ, बॉडी के ग्रोथ की बात करूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस है मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ही ये ग्रोथ देखने को मिलती है। You might have observed sand moons, boulders grow, etc. This growth is not from within and hence they are not living beings. आपने देखा होगा कि बहुत बार sand dunes या ऐसे अलग अलग रेत के टीले होते हैं, मिट्टी के टीले बने हुए होते हैं।
तो मतलब समझो कि किसी बीच पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपने मिट्टी का कोई किला बनाया या छोटा सा गुफा बनाया और कुछ दिन के बाद वो आपको साइज में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। या अगर मैं माउंटेन्स की बात करूँ, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि हर साल माउंटेन की हाइट बढ़ती जाती है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि हर साल वो कुछ सेंटीमीटर्स इंक्रीज हो जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब हिमालयाज जो है, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्या उसके अंदर दिल है? क्या वो धड़कता है इसलिए वो बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ग्रोथ अंदर से ना हो, मतलब द ग्रोथ विच इज नॉट फ्रॉम विद इन, इट इज द साइन ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके क्लासेस में या आपके स्कूल में बेंच है, बेंच को आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, तो आपने अपने बेंच पर एक एक्स्ट्रा फल्ली ठोक दिया, एक्स्ट्रा प्लाई आपने उस पर ठोक दिया हैमर से, तो आपका बेंच का लेंथ बढ़ गया। करेक्ट है? तो इसका मतलब ये नहीं ना कि बेंच ने खुद की साइज बड़ी कर दी। अगर इंसान ज्यादा खाता है तो वो अंदर से मोटा होता है। हम एक्स्ट्रा चर्बी लगा के उसको मोटा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जो ग्रोथ अंदर से होती है, ओके, हाँ, प्लास्टिक सर्जरी वाला वो थिंग अलग है, हाँ, बट प्लीज उसको इसके साथ कॉम्प्लिकेट मत करो। सो जो ग्रोथ अंदर से होती है, दैट ग्रोथ इज अ साइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो ग्रोथ बाहर के मटेरियल की वजह से हो रही है, एक्सटर्नल सोर्सेज के वजह से, दैट इज द साइन ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? आपकी हाइट अगर बढ़ रही है तो मैं बोन्स के बीच में लकड़ी ठोक रही हूँ ऐसा नहीं है ना, मतलब आर्टिफिशियली आप लंबे नहीं हो रहे हो, आपकी बोन की ग्रोथ हो रही है, आपके सेल्स की ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ रही है। तो जो ग्रोथ बॉडी के अंदर से होती है सेल डिवीजन के वजह से, दैट ग्रोथ इज नोन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला ग्रोथ। और जो ग्रोथ एक्सटर्नल सोर्स के वजह से बढ़ रही है, जैसे बेंचेस का बढ़ जाना हाइट में, पहाड़ की हाइट बढ़ना, सो दिस ग्रोथ इज नॉट अकरिंग फ्रॉम विद इन। ये ग्रोथ अंदर से नहीं हो रही है और इसीलिए इट इज नॉट अ साइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज अ साइन ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिड यू अंडरस्टैंड द सेकेंड पॉइंट? शैल वी मूव अहेड? ऑल राइट। अब आपको थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट द प्रोसेसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन। क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर? कि ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ये अनलिमिटेड टाइम तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ह्यूमन बीइंग्स में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का एक पर्टिकुलर टाइम है। मतलब अगर मैं ब्रेन डेवलपमेंट की बात करूँ तो ह्यूमंस में बच्चों का ब्रेन जो होता है वो जिस दिन से पैदा होते हैं उस दिन से लेकर 4 से 5 या 3 से 4 साल तक की उम्र तक ही बढ़ता है, उसके बाद ब्रेन ग्रोथ होना बंद हो जाता है। तो वैसे ही हाइट भी आपने देखी होगी। अगर मैं एबनॉर्मल केसेस को कंसिडर ना करूँ, देखो कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, तो उनके बॉडी में कुछ हार्मोनल डिफेक्ट होता है। अगर मैं नॉर्मल ह्यूमंस की कंसिडर करूँ बात, मतलब नॉर्मल ह्यूमंस को कंसिडर करूँ, तो हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट एक लिमिटेड पीरियड तक ही देखने को मिलती है। ओके, हाइट एक लिमिटेड पीरियड तक ग्रो होगी, हमारी ब्रेन डेवलपमेंट एक लिमिटेड पीरियड तक होगी। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट अनलिमिटेड प्रोसेसेस। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द मॉलिक्यूल्स ऑर्गन सिस्टम बिगिन टू लूज देयर इफेक्टिव वर्किंग एंड बिकमिंग ओल्ड। एक ऐसा टाइम आता है जब आपकी ग्रोथ हो गई है, अब आप नीचे आ रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक आप ग्रो हो रहे थे, आपकी बॉडी डेवलप हो रही थी, फिर डेवलप होने के बाद आप उस ग्रुप में थोड़े टाइम तक थे और फिर अब आपकी ग्रोथ नीचे जा रही है। मतलब समझो जब आप बच्चे रहते हो तो 0 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक आपकी बॉडी की बहुत ग्रोथ होती है, एकदम से बच्चे लंबे हो जाते हैं। 10वीं के बाद आपने देखा होगा, 10वीं में जो बच्चा इतना सा था 11वीं में अचानक से इतना लंबा हो गया। सो ग्रोथ का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, फिर उसके बाद आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके बूढ़े होने लग जाते हो। तो मतलब एक टाइम होता है आपकी डेवलपमेंट का, उस टाइम तक आप डेवलप होते हो और जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो आपकी डेवलपमेंट नीचे जाने लग जाती है और एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। AGEING। एजिंग प्रोसेस क्या होता है? मतलब बुढ़ापा आना। आपके जो यंग सेल्स थे अब वो धीरे धीरे करके ओल्ड हो रहे हैं और वो डाई होने लग जाएंगे। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हमको ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है, मतलब यंग स्टेज में वो बढ़ रहा है और फिर वो ओल्ड होने लगा, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मैं कबर्ड का एग्जाम्पल लूँ, 100 साल 200 साल तक वो कबर्ड वैसा ही रहेगा, ना वो बूढ़ा होगा ना वो जवान होगा। अगर उसका खाली प्रॉपर मेंटेनेंस आप करते रहेंगे, ऑयलिंग करते रहेंगे, तो आपको वो वैसा ही मिलेगा। इसका मतलब वो कभी बूढ़ा हुआ ही नहीं, इसका मतलब वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ साइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले हमने क्या देखा? मेटाबॉलिज्म। फिर सेकंड हमने क्या देखा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब एजिंग प्रोसेस इज अ साइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर भी हमको क्या बताया गया है? दिस इज एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। ओके, सो थर्ड पॉइंट में भी हमको यही बोला गया। अब देखो फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बताया जा रहा है? लाइफ हैज टू कंटिन्यू, hence the organism tries to produce a young one like itself।
लाइफ को आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ह्यूमंस की स्पीशीज ही खत्म हो गई, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एज वी नो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ह्यूमंस की स्पीशीज ही खत्म हो गई, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, नॉट ओनली ह्यूमंस बट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को अगर आगे कंटिन्यू कराना है तो हमको उसका रिप्रोडक्शन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन कराना पड़ेगा। मतलब ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन बनाना पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन। और ये कैसे पॉसिबल है? ओनली थ्रू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का टाइप कोई भी हो, हमको मतलब क्या है कि ये स्पीशीज खत्म नहीं होना चाहिए, इस जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनानी है, ताकि अगर ये जनरेशन मर जाए तो उसको कंटिन्यू करने के लिए आगे की पीढ़ी रहे, आगे वो स्पीशीज एग्जिस्ट करे। ओके, सो इट इज़ पॉसिबल विद ड्यू टू रिप्रोडक्शन। इट कैन बी असेक्सुअल और सेक्सुअल। दिस एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ रेस। और इससे क्या होगा? अगर रिप्रोडक्शन होगा तो मतलब इंसान कभी खत्म नहीं होंगे। एक इंसान दूसरे इंसान को पैदा कर रहा है तो ये पहले वाला इंसान अगर बूढ़ा होकर मर भी जाएगा तो दूसरा इंसान तो रहेगा। तो इस तरीके से स्पीशीज कभी खत्म नहीं होगी। मतलब वो जो रेस होता है, रेस मतलब एक कैटेगरी होती है, यहाँ पे भागने वाली रेस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर रेस मतलब क्या बताया जा रहा है कि एक कैटेगरी जो होती है, एक स्पीशीज जो होती है, वो स्पीशीज हमेशा कंटिन्यूअस बढ़ती रहेगी, वो कभी एक्सटिंक्ट नहीं होगी। एक्सटिंक्ट मतलब कभी खत्म नहीं होगी, गायब नहीं हो जाएगी। ओके, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या बताया गया हमको? म्यूल्स मतलब क्या होते हैं? खच्चर, जो ज़्यादातर आपको माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलते हैं। जब घोड़ा और गधा, इन दोनों का रिप्रोडक्शन आप कराते हो, घोड़े का और गधे का रिप्रोडक्शन, डोंकी और हॉर्स का रिप्रोडक्शन जब होता है तो उन दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है, उन दोनों के रिप्रोडक्शन से जो बच्चा पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूल। क्या बोलते हैं उसको हम? म्यूल। ओके, टट्टू बोलते हैं ना। सो दिस म्यूल ही इज स्टेराइल और इट इज स्टेराइल। स्टेराइल मतलब उसके अंदर गैमेट्स नहीं होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। स्टेराइल मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी सेक्सुअल गैमेट्स नहीं है। सो म्यूल्स हो गए। और हनी वर्कर बीज, हनी बीज आपको पता है मधुमक्खी, तो उसमें दो कैटेगरी की बीज होती है। एक क्वीन बी होती है जो महारानी होती है, जो बहुत सारे अंडे देती है, और वर्कर बीज होते हैं। तो वर्कर बीज स्टेराइल होते हैं, सिर्फ कुछ फीमेल बीज ही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। तो वर्कर बीज स्टेराइल होती है, उनके अंदर कोई सेक्सुअल गैमेट नहीं होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और म्यूल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, सो द म्यूल स्टेराइल वर्कर बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस येट दे आर लिविंग। अब आप बोलोगे मैम अगर ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तब भी क्या हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे? यस, डेफिनेटली हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्यों? रिप्रोडक्शन एक क्राइटेरिया है, लेकिन इसके पहले भी तो हमने दो क्राइटेरिया डिस्कस किए, दैट इज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एजिंग। तो भले ही हमको म्यूल्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके पास गैमेट्स नहीं है, लेकिन वो लोग ग्रोथ दिखा रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक उसमें डेवलपमेंट हो रही है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बूढ़े भी होने लग जाते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? सो येस, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म करने के लिए सिर्फ रिप्रोडक्शन ये क्राइटेरिया नहीं है, मेटाबॉलिज्म एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कैन वी कॉल रिप्रोडक्शन एज इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ? तो क्या हम रिप्रोडक्शन को एक कैटेगरी कंसिडर कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है सिर्फ वही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में हार्मोनल डिफेक्ट के वजह से भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो जस्ट बिकॉज वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं या वो अपना स्पीशीज आगे नहीं बढ़ा पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदा ही नहीं है। दे आर स्टिल कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन को आप कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखा रहा है और एजिंग अगर कर रहा है तो इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन को हम पर्टिकुलर क्राइटेरिया के जैसा कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बताया गया है? एज द बॉडी लूजेज इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म द ऑर्गेनिज्म डाइज। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब बॉडी के सारे सेल्स बूढ़े हो जाएंगे और बॉडी के काम करने की कैपेसिटी टोटली खत्म हो जाएगी, तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। Any living being responds to thermal, chemical or biological changes in the surrounding.
दिस इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो पहले तो ये ई वाला पॉइंट क्या बताया हमको कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, तो वो कैपेसिटी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा थे ही नहीं तो मरेंगे कैसे। और दूसरा लास्ट पॉइंट हमको क्या बताया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल चेंज के रिएक्ट करता है, जैसे समझो कि मैंने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उबलते हुए पानी में डाल दिया, तो उसके अगेंस्ट मैं, तुम्हारा हाथ अगर मैंने लेके उबलते हुए पानी में डाला तो तुम रिएक्ट करोगे। तुमको मैंने अचानक से फ्रीजर में रख दिया एकदम ठंडे टेम्परेचर क्लाइमेट में, तो तुम रिएक्ट करोगे, बॉडी तुम्हारी रिएक्ट करेगी, मतलब तुमको इलेक्ट्रिक ये थर्मल शॉक लग सकता है या तुम मर सकते हो, ब्लड फ्रीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझो अगर अचानक से तूफान आ रहा है तो हमको तुरंत हमारी बॉडी में क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हम रिएक्ट करते हैं, सर्दी वगैरह हो जाती है। सो यहीं पर हमको क्या बताया गया है कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थर्मल मतलब क्लाइमेट चेंज को रिएक्ट करता है, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस उसमें देखने को अगर मिलते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं हम उस ऑर्गेनिज्म को? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपने क्या क्या चीज़ें समझी आज कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस कैसे पता किया जा सकता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म कर रहा है, उसमें हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट अंदर से देखने को मिल रही है, वो एजिंग प्रोसेस दिखा रहा है, मतलब वो एक टाइम के बाद वापस बूढ़ा हो रहा है, और अगर वो बायोलॉजिकल, केमिकल और थर्मल चेंजेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिखा रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो ये चारों प्रोसेसेस अगर किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है। रिप्रोडक्शन को हम क्राइटेरिया कंसिडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको हम नॉन लिविंग कैसे बोल दें। समझ में आई आपको बात? तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब लास्ट पार्ट आपको जो दिया गया है, लेट अस डिस्कस दैट लास्ट पैराग्राफ। ऑल राइट, तो अब हमको लास्ट पैराग्राफ क्या बताया गया है? इट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी स्टडीड। देर इज इमेंस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमको क्या देखने को मिलती है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? वैरायटी, भिन्नता। ओके, सो भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। सो देर इज इमेंस मतलब अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सीन। Since time immemorial, variety of organisms are living together on earth। मतलब जब से हमको पता भी नहीं है, टाइम इमेमोरियल मतलब जब से हमको पता भी नहीं है, कितने करोड़ों और आई डोंट नो कि जब से हम ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके पहले से भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लैनेट अर्थ पे एक साथ रह रहे हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, in order to understand the interrelation between living and non-living as well as between two living organisms or groups, systematic study of these is essential। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? अगर आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप समझना है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप समझना है, तो आपको सिस्टमैटिक स्टडी करनी पड़ेगी। सिस्टमैटिक स्टडी मतलब क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप स्टडी नहीं। सिस्टमैटिक स्टडी में आप डेटा कलेक्ट करते हो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का चार्ट बनाते हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रखते हो, और फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से चार्ट में जाएगा, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से कैटेगरी में जाएगा, वो आप अलॉट करते हो। ओके, जैसे 4 पैर वाले ऑर्गेनिज्म एक कैटेगरी में, 2 पैर वाले ऑर्गेनिज्म एक कैटेगरी में, विंग्स वाले ऑर्गेनिज्म एक कैटेगरी में। इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। सो दिस डेटा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। अगर समझो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डेटा बहुत काम आता है, क्योंकि जब साइंटिस्ट को कोई नया इन्वेंशन या नई डिस्कवरी करनी होती है तो उनको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेंगे और उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितने पॉपुलेशन में है। ओके, intensive laboratory and field studies in order to identify and classify the organisms form strong basis for meaningful use of the collected data। समझो कल को आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करनी है, तो आपको जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े, इसीलिए पहले से जिसने उस ऑर्गेनिज्म पे स्टडी की है, अगर वो अपनी स्टडी का डेटा रिकॉर्ड करके रखेगा तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास स्टार्टिंग का डिटेल रहेगा। अब उस डिटेल के आगे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि आने वाली जनरेशन हमेशा जीरो से बार बार स्टार्ट करेगी तो उनका लाइफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को करने के लिए कम टाइम नहीं लगता है। इट टेक्स 10 years, 15 years, समटाइम्स 100 years।
ओके, सो डेटा कलेक्ट करके रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के यूज में आ सकता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के यूज में आ सकता है. इट हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. ओके, इफ वी नीड टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी, अगर हमको ये अलग अलग डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, देन सर्टेन एड्स, मतलब कुछ हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स कैन बी यूज्ड. टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी, इधर एड्स मतलब एड्स वायरस की बात नहीं हो रही है, AIDS, एड्स मतलब होता है हेल्प. ओके, यहाँ पर एड्स के दो मीनिंग होते हैं. एड्स मतलब वो HIV वायरस, और यहाँ पे जो एड्स लिखा है उस एड्स का मतलब है हेल्प. क्या है उस एड्स का मतलब? हेल्प. तो आपको टैक्सोनॉमिकल हेल्प लेनी पड़ेगी. टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? नामकरण करना. क्या करना? नामकरण करना. किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को जब आप डिस्कवर करते हो या इन्वेंट करते हो तो उसको आप नया नाम देते हो. और बहुत बार क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी किसी ने डिस्कवर करके रखा है, तो वो अपना डेटा ऑलरेडी स्टोर करके रखता है, ताकि कोई नया इंसान अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म देख रहा है तो दोनों का इंफॉर्मेशन क्लैश ना हो. समझो कि 50 साल पहले ऑलरेडी किसी ने कोई वैक्सीन बनाई होगी, और अगर आज मैं फिर से वो वैक्सीन बना रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम वो वैक्सीन बनाया. वो वैक्सीन पहले से बनी हुई है, तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं किसी और चीज़ की वैक्सीन बनाऊंगी. समझ में आया आपको? सो इसीलिए टैक्सोनॉमिकल एड और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑलराइट, ओके. दीज इंक्लूड्स हर्बेरिया, मतलब टैक्सोनॉमिकल डेटा में आप क्या स्टोर करके रख सकते हो? अलग अलग प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, तो उसको हम बोलते हैं हर्बेरिया. हर्बेरिया में आप प्लांट डेटा कलेक्ट करते हो. बोटैनिकल गार्डन्स में आप अलग अलग टाइप के प्लांट्स को ग्रो करके रखते हो, ताकि आने वाली जनरेशन 10 साल 50 साल बाद भी अगर आम का पेड़ देखना चाहे तो उनको वो बोटैनिकल गार्डन में उसके सीड्स मिलेंगे. देन म्यूजियम्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, हर जगह पर हम पुरानी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि आज म्यूजियम है इसीलिए तो हमको पता है कि अच्छा 1000 साल पहले कॉइन्स कैसे यूज़ होते थे, 100 साल पहले कैसे बर्तन यूज़ होते थे. तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस and all the important key factors to differentiate between living and non-living organisms? All right dear students, so I hope कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने के बाद फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, देन फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स. प्लीज़ डाउट्स मन में मत रखना. अपने डाउट्स को टेक्स्ट बुक में लिखो और तुरंत मैसेज करो या पूछो कि मैम मुझे ये डाउट है, या कमेंट करो और पूछो कि इसका आंसर क्या आएगा. ओके, और आपके टेक्स्ट बुक में कैन यू रिकॉल का जो बॉक्स दिया है उसके आंसर्स भी आपको अब मिल गए होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा. नहीं भी है तो आपके नोट्स में इन क्वेश्चन के आंसर्स है. डू नॉट वरी. कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है देन फील फ्री टू आस्क. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को बताइए इस चैनल के बारे में. जितना हो सके उतना इस चैनल को स्प्रेड कीजिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सके. और अगर नेक्स्ट सेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी ज्ञान लैब सेशन को. यूट्यूब पे जाइए, ज्ञान लैब सर्च कीजिए, आपको हमारी चैनल दिखाई देगी. सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए. बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू. सी यू सून. स्टे ट्यून्ड.